Good morning, students. Hope all of you are fine. Okay, we are going to start our second lecture on unit kinetic theory of gases. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कल हमने जो कुछ भी पढ़ा था, अच्छा ये बताओ कल का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कल के वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है कि हम उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम जल्द ही एक टेलीग्राम पे ग्रुप क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जो कुछ भी वीडियो में, जो कुछ भी हम लाइव लेक्चर के दौरान स्टडी करेंगे, वो सब आपको स्टडी मटेरियल उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो हमारे यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड होगा उनके बायो में गिवन होगा। और जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इसके बाद आपको एक डीपीपी सोल्व करनी है, जिसके अंदर जिसके अंदर प्रीवियस नीट और जेई के क्वेश्चन है। तो वो आप किसी भी समय ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर। देखिए कल हमने स्टडी किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बेसिक्स, और साथ में हमने जो आइडियल गैस है और रियल गैस है उनके कुछ पोस्टुलेट्स या अजम्पशंस स्टडी किए थे। मीन्स कोई भी हमारे एटमॉस्फेयर में, रियल में, कोई भी रियल गैसेज है हमारे सराउंडिंग में, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। उसके लिए हमने कुछ एक हाइपोथेटिकल अजम्पशंस, या आप बोल सकते हो उनको पोस्टुलेट्स, अगर वो फॉलो कर रही है कोई भी रियल गैस, तो हम उसको आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो कल हमने 7 अजम्पशंस या पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। अब देखिए होता क्या है कि रियल गैस एग्जैक्टली उन 7 अजम्पशंस को, 7 पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर पाती है। तो हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिहेवियर ऑफ रियल गैस। ओके, देखिए जब हमने रियल गैसेस को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया, तो उसके अंदर हमें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। तो पहले हम उन ऑब्जर्वेशंस को एक बार क्लियर कर लेते हैं, क्या क्या था। पहला जंक्शन, जैसा कि हमने कल पोस्टुलेट्स में देखा था, कि पहला ही पोस्टुलेट था कि साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल शुड बी नेग्लिजिबल। मींस जो हमारा आइडियल गैस है, उसके मॉलिक्यूल है, उसका साइज पॉइंट साइज होना चाहिए, साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए। अगर वो साइज हमारा पॉइंट साइज है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा। लेकिन एग्जैक्टली रियली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन से जब हमने देखा, तो जो हमारी रियल गैसेज हैं उनका बिहेवियर या उनका ऑब्जर्वेशंस, जो उसका मॉलिक्यूल्स का साइज है वो नेग्लिजिबल नहीं है। अगर साइज नेग्लिजिबल नहीं है तो उनके बीच में कुछ स्पेस रह जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। मींस जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो लेस देन होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर्स थे। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखिए, दिस इज मच इंपॉर्टेंट। देखिए सेकंड ऑब्जर्वेशन में आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, उसके अंदर एक कंटेनर वॉल है। कंटेनर वॉल के लेफ्ट साइड में हमारे गैसेज मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, देखिए जब ये गैसेज मॉलिक्यूल्स कंटेनर वॉल की तरफ मूव करेंगे, तो ये कंटेनर वॉल के साथ में कोलिजन करेंगे। कंटेनर वॉल के साथ में कोलिजन करेंगे तो आप देख रहे हैं पहले उसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट थी, और जैसे ही कोलिजन हुआ उसके बाद राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। मीन्स डायरेक्शन चेंज हुई है, मीन्स मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और जब भी मोमेंटम चेंज होता है, तो आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, जिसके अकॉर्डिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो मीन्स यहाँ पर एक फोर्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैस पार्टिकल है, गैस मॉलिक्यूल्स है, वो कंटेनर के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है जी, ये ठीक है कि फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारे गैसेज मॉलिक्यूल्स हैं वो वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो आपके सामने फिगर में फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है, ये आप कंसीडर कर लो फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर। अब देखिए जो पार्टिकल सेकंड लेयर के पास है और जो पार्टिकल फर्स्ट लेयर के पास है, जब वो मूव करेंगे तो सेकंड लेयर के पार्टिकल फर्स्ट लेयर के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स वो इजीली मूव नहीं करने देंगे। मीन्स अब देखिए जो पार्टिकल कंटेनर वॉल के साथ स्ट्राइक कर रहे थे, क्या वो उतने उसी फोर्स के साथ में स्ट्राइक कर पाएंगे, या उसके इक्वल एंड अपोजिट कुछ फोर्स सेकंड लेयर अपोज कर रही है। तो मीन्स जो हमारा एक्चुअल फोर्स है वो फोर्स हमारा रिड्यूस हो गया।
फोर्स रिड्यूस हो गया तो जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंटेनर वॉल के ऊपर अब उतना फोर्स नहीं लगा पा रहे ड्यू टू द वंडरवॉल अट्रैक्टिव इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मीन्स हमारा कुछ फोर्स रिड्यूस हो गया। फोर्स रिड्यूस हो गया तो गैसेज प्रेशर भी रिड्यूस हो गया। मीन्स जो हमारा कंटेनर की वॉल के ऊपर जो मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे थे, वो प्रेशर अब एक्चुअल प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। ओके। नाउ कल हमने जो पोस्टुलेट्स पढ़े थे उसके अंदर एक पोस्टुलेट था कि जो पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोलिजन होगा तो वहां पर कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, इंटरेक्शन फोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर रियल में देखें तो जब भी कोई मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं रियल में तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन फोर्सेस होता है। और इंटरेक्शन फोर्सेस होगा तो कुछ ना कुछ वहां पर एनर्जी लॉस होगा। और वो एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द कोलिजन वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। कल हमने पोस्टुलेट में ये कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, लेकिन क्या अब रियल में जीरो है? पोटेंशियल एनर्जी रियल में जीरो नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी ग्रेटर देन जीरो। अब आप इस ऑब्जर्वेशन को आप नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन से भी क्लियरली समझ पाओ। देखिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है। ये कल हमने ये कहा था कि जो भी हमारा कोलिजन होगा पार्टिकल पार्टिकल का हो या पार्टिकल वॉल का हो, वो हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है। लेकिन रियल में हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था कि अर्थ के ऊपर, वर्ल्ड के अंदर अर्थ के ऊपर कोई भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है। मींस जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स का कोलिजन है वो भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा। और अगर एनर्जी लॉस हुआ तो क्या होगा? एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। मींस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तब भी रहती है जब हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है तो वो किस में चेंज आएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। और वो पोटेंशियल एनर्जी अब जीरो ना रह के ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। ठीक है। ये थे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन कि जो रियल गैस है और जो आइडियल गैसेज के हमारे पोस्टुलेट है उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस हमें रियल में मिलता है। ठीक है। लेकिन हमें ये स्टडी करना है कि हमें हर एक रियल गैस को एक आइडियल गैस मान के ही स्टडी करना है। तो अब हमें कुछ एक्स्ट्रा थिंग करनी है जिससे हम हर एक रियल गैस को आइडियल गैस मान सकें। इसके लिए देखिए, अब आप नीचे जो हमने स्क्वायर बना रखा है, रेक्टेंगल बना रखा है, आप वहां देखिए, वहां दिस इज मच मच इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर हम जो हमारी रियल गैस है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा करते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? जैसा कि आपने थर्मल कंडक्शन के अंदर देखा था, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हीट प्रोवाइड होगी, हीट प्रोवाइड होगी तो जो गैसेज मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। मींस पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाएगी। हमारे पास जो रियल गैस के एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन थे उनके अंदर यही प्रॉब्लम आ रही थी कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, इक्वल टू जीरो नहीं आ रही थी। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज डिक्रीज हो रही है। मीन्स हम पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लिजिबल मान सकते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर जो हमारी रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। अब एक और कंसिडरेशन देखिए, जब हमारा प्रेशर लो है, ठीक है, मान लो आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस है और गैस के ऊपर पिस्टन है। ठीक है। जब आप पिस्टन को प्रेस करोगे मीन्स आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। पिस्टन को प्रेस करोगे तो जो गैसेज मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। पास पास आ जाएंगे तो जो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इसके अपोजिट फिनोमिना करें, मीन्स पिस्टन को अगर हम ऊपर लेके जाएं, पिस्टन को अगर हम लूज करें तो जो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो जो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो लेस हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे। पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे तो क्या उनके बीच में इंटरेक्शन रहेगा? उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन नहीं होगा तो जो मोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन है वो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से नेग्लिजिबल हो जाएगी। इंटरेक्शन भी नेग्लिजिबल तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेग्लिजिबल।
तो हम इस वे में भी रियल गैस को एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास दो कंडीशन है, जिसके अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करते किसी भी रियल गैस के ऊपर, तो वो गैस हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट रियल गैस एंड आइडियल गैसेस। if you have any if you have any problem, you can tell me personally by texting, or you can tell me in the telegram group. Okay, now we are going to start our next topic. नेक्स्ट टॉपिक है गैसेज लॉ। ठीक है जी, गैसेज लॉ क्या है? जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में गैसेज है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ गैसेज का हमें एनालाइज करने के लिए, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमने कुछ एक लॉज बना रखे हैं। तो देखिए, पहला लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ देखने से पहले आपको आइडियल गैस इक्वेशन याद है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर हम पीवी इज इक्वल टू एन आर टी में एन नंबर ऑफ मोल्स पहले ही कॉन्स्टेंट होते हैं, आर गैस कॉन्स्टेंट है वो पहले ही कॉन्स्टेंट है। अगर हम टेम्परेचर को भी कॉन्स्टेंट कर दें तो पीवी इक्वल टू क्या होगा? कॉन्स्टेंट मीन्स पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। इसी स्टेटमेंट को कहा गया है बॉयल्स लॉ। मीन्स जब आप किसी भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं, तो जो उसका प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम होता है। मीन्स पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v at constant temperature. This statement is called as Boyle's temperature. Now consider there are gas there are a gas present in a container, and this gas is available in two states of gas. For first state of gas, P1 V1 will be constant. For second state, P2 V2 will be constant. So by equation 1 and 2, you can say P1 V1, P2 V2, P3 V3, P4 V4। कितनी भी स्टेट्स में गैसेज है वो सब क्या रहेंगी? कांस्टेंट। ओके, दिस इज द बॉयल्स लॉ। ग्राफ भी आप स्टडी कर लेना। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज चार्लीज लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ का आपने ध्यान कैसे रखना है? देखिए, यहाँ जो स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि बॉयल्स लॉ है, चार्लीज लॉ है, इनके अंदर क्या कांस्टेंट रहता है? आप ये देखिए, बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ नाम से आपको कुछ बॉइलिंग से रिलेटेड फिनोमिना याद आ रहा है? और जो बॉइलिंग होता है वो किस पे होता है? टेम्परेचर पे। मीन्स हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इसको आपको इस वे में याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, चार्लीज। चार्लीज चार चार is nearly related to bar, and bar is related to pressure. So it's mean here the pressure will be constant. This is a trick, so you can remember at every situation at every time. Okay, now let's start the next law. This is called as Charlie law, Charlie और Gay-Lussac's law. अब देखिए, आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी गैस इक्वेशन हमेशा ध्यान रखनी है, और ये ध्यान रखना है कि किस लॉ के अंदर क्या चीज कांस्टेंट है, क्या थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारी पी वी और टी, इनमें से कौन सी चीज कांस्टेंट है। एक चीज कांस्टेंट होगी, एक थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर कांस्टेंट होगा, बाकी दो को आप इंटर रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। एन और आर एक कांस्टेंट होते हैं, और अगर प्रेशर भी कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज कर लेंगे। V विल बी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T। V बाय T क्या होगा? कांस्टेंट। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज चार्लीज लॉ। सिमिलरली, अगर आपके पास एक गैस है, दो स्टेटेड में प्रेजेंट है, तो V1 T1 V1 बाई T1 विल बी इक्वल टू V2 बाई T2। अब इसमें देखिए, जो ये ग्राफ बना हुआ है, ये क्वेश्चन नेट का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया था? इसमें ये पूछा गया कि आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की गई है, एक एक करो 1 है, एक करो 2 है। क्वेश्चन ये था कि इनमें से इस ग्राफ की हेल्प से आपको ये बताना है कि P1 और P2 में से कौन सा ग्रेटर है। P1 इज ग्रेटर देन P2
और P2 इज ग्रेटर देन P1 और P1 विल बी इक्वल टू P2। अब यहाँ देखिए, V इस ग्राफ को अगर आप स्टडी करें तो V बाई टी क्या होगा? V बाई टी विल बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ। और कर्व 1 और कर्व 2 के लिए किसका स्लोप ज्यादा है? स्लोप ज्यादा किसका है? P1 का स्लोप ज्यादा है। अगर आपको स्लोप ध्यान नहीं है तो स्लोप को आप सिंपली ऐसे स्टडी कर सकते हो, दोनों कर्व्स के ऊपर एक एक बॉल रख दो, जिस केस में बॉल जल्दी सरफेस पर पहुंच जाएगी उसी का स्लोप ज्यादा है। तो यहाँ किसका स्लोप ज्यादा है? P1 का स्लोप ज्यादा है। P1 का स्लोप ज्यादा है, P1 का स्लोप ज्यादा है मीन्स V1 बाई T1 लेस है। V1 बाई T1 लेस है, तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि जो P2 है वो विल बी ग्रेटर देन P1 होगा। ठीक है जी, ओके। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज वेरी कॉमन लॉ, आइडियल गैसेज लॉ। आइडियल गैसेज लॉ क्या होता है? जो हमारी गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इसी गैसेज इक्वेशन को आइडियल गैस लॉ कहा गया है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो हमारा प्रेशर है वो उसकी यूनिट पास्कल है, वी की यूनिट मीटर क्यूब होगी और टी को हम केल्विन में मेजर करते हैं। अगर हम पी को पास्कल में, वी को मीटर क्यूब में और टी को केल्विन में यूज करें तो जो हमारा गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको ये ध्यान रखनी है। ये वैल्यू यूज होगी कब? जब आप इन यूनिट्स में पी, वी और टी को ले रहे हैं। ठीक है, अब कंसीडर कर लें कि गैस को एक कंटेनर में रखा हुआ है। अगर गैस को कंटेनर में रखा हुआ है तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि क्या नंबर ऑफ मोल्स कभी चेंज होंगे? जितने गैस के मॉलिक्यूल हैं कंटेनर में वो गैस के मॉलिक्यूल वही रहेंगे, मींस n विल आल्सो बी कांस्टेंट फॉर द गैस इन कंटेनर। अब देखिए यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ n और r क्या हो गए? कांस्टेंट। तो पी वी बाई टी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मीन किसी भी गैस के लिए पी वी बाई टी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कब? जब हमारा कंटेनर के अंदर कोई भी लीकेज ना हो। लीकेज जो यहाँ पर लिखा गया है ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर कंटेनर के अंदर लीकेज है तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। और जो ये हमारी पीवी बाई टी कंडीशन है, पीवी बाई टी कॉन्स्टेंट, ये हमारी कंडीशन उस केस के लिए है जब हमारी गैस कंटेनर में हो, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट है। अब एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। एट एसटीपी, एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एन 1 मोल है, तो तब अगर हम पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से वी वी निकालें तो हमारा वी क्या आता है? 22 × 4 लीटर। मीन्स अगर आप किसी भी गैस का 1 मोल यूज कर रहे हैं एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, तब आपको अगर न्यूमेरिकल में वॉल्यूम गिवन ना भी हो तो आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम 22.4 लीटर आपको यूज करना है। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। लेक्चर लेक्चर आपको कैसा लगा वो आप यूट्यूब पर लाइक कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और जल्दी ही आपको एक यूट्यूब का जो बायो होती है उसके अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहां पर आप स्टडी मटेरियल या कोई भी मैसेज है वो आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।